स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आरआरबी एनटीपीसी पीआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और ये सीरीज लेकर के आपके लिए बहुत ही बेहतर आधुनिक भारत में आज हम लोग जो सीरीज करने वाले हैं बहुत ही नंबर 1 और सबसे सुपर सीरीज करने वाले हैं। यहाँ से नोट करके रख लो कि यहाँ से सवाल आना ही है, एकदम तय है। आज ही समझो, चाहे पेपर आउट मानो या जो भी समझना समझ लो कि इस पीआईक्यू से हर साल सवाल पूछा जाता है। कभी ऐसा रहा नहीं और कोई शिफ्ट ऐसा बचा नहीं जहाँ से इस पीआईक्यू श्रृंखला से सवाल ना पूछा गया हो। और आज हम लोग जिस महापुरुष को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में तो क्या कहा जाए, जितने शब्द ही कम पड़ जाएंगे। उसकी काबिलियत, उसकी वीर गाथाएं देश के लिए, हमारे लिए हमेशा अविस्मरणीय बनी रहेंगी। सलाम है उनकी छवि को। और ये कौन महापुरुष हैं, अभी बस प्रश्नों के साथ मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा। कहते हैं कि भारत की गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ डाला, लोगों ने हम पर खूब राज किया, खूब हमारे देश पर कब्जा किया, लोगों ने खूब सताया हम लोगों को। ईरानी आए, यूनानी आए, हिंद देवान आए, शक आए, पहलो आए, कुषाण आए, अरबी आए, तुर्की आए, मुगल आए, पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। अंग्रेजों ने लूट कर भी ले गया पर उनको देश से भगाए। कहते हैं ना कि यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए हैं जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। ये हमारे हिंदुस्तान की काबिलियत और पहचान रही है। लोग जलते तो रहे लेकिन हिंदुस्तान पर थोड़ी भी आँच आई ना और आएगी भी नहीं। आइए शुरुआत करते हैं आज इस पीआईक्यू श्रृंखला की ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न किससे, महात्मा गांधी थे। शुरुआत करते हैं पहला सवाल। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा अहिंसक विरोध हुआ था? तो वह था दांडी मार्च। बिल्कुल अहिंसक था ये दांडी मार्च चला। और कहते हैं इसमें गांधी जी ने अपने 78 सेवकों के साथ की यात्रा की थी। 240 मील का ये सफ़र था दांडी मार्च का। और ये सफ़र इतना ही शांति और धैर्य से चला कि अंग्रेज़ों ने प्रहार भी किया, लोगों पर लाठियां बरसाई, पर लोग सहन किए। उसके जवाब में 1% भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, क्योंकि बापू का पूरा यह समर्थन था कि हम आंदोलन कैसा चलाना चाहते हैं, बिल्कुल अहिंसक, और अहिंसक चला भी। धरसड़ा बुक डिपो पर अंग्रेजों ने जो कड़ा प्रहार किया लोगों पर, रूह कंप जाती है। ब्रिटिश पत्रकारों ने अपने अखबार में छापा भी कि अंग्रेज बिल्कुल अपने रास्तों को बदल चुके हैं, अंग्रेजों की नीतियां अब दमनकारी हो चुकी हैं। लेकिन हमारे देश में इस शांति और व्यवहार और इस संस्कृति स्वरूप की पहचान आज भी छवि दिखाई देती है। खिलाफत आंदोलन 1919 का रहा। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का सफल मार्ग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान शुरू किया गया था। दांडी मार्च का लक्ष्य ही था नमक कानून को तोड़ना, और तोड़ा भी गया। महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करने का निर्णय लिया था? तो था रॉलेट एक्ट 1919। इसी को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया, किसे? रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि काला कानून किसे कहा जाते हैं तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून। इसके तहत बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई और ये था, पुलिस को वारंट भी लेने की जरूरत नहीं थी। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, और इसका खूब विरोध किया गया। गांधी जी ने भी किया, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया। सभी बड़े स्तर के सर्वव्यापी नेताओं ने इसका विरोध किया था। किस घटना ने महात्मा गांधी को फरवरी 1922 में अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? आप सभी जानते हैं चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 की ये घटना है। कहीं किताबों में 4 फरवरी दिया गया है तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। 5 फरवरी 1922 की घटना है गोरखपुर के चौरी चौरा में, जहां पर कुछ उग्र भीड़ के लोगों ने 21 पुलिस सहित एक जेल में थानेदारों को बंद करके जिंदा जला दिया था। इसके पीछे थोड़ा सा कहानी है, उस पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन चौरी चौरा कांड हुआ, गांधी जी बड़े मताहत हुए। और इस खबर के बाद गांधी जी ने 5 फरवरी को, ये जब खबर 5 फरवरी की थी, गांधी जी को लगा, ये खबर पता चला, बारदोली में थे। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
5 फरवरी की इस हिंसक घटनाओं को गांधी जी बर्दाश्त न कर पाए। लोगों ने बहुत कुछ कहा कि बापू आज़ादी हाथ लगने वाली थी, जल्द ही हम लोग आज़ाद होने वाले थे। आपने चलती हुई गाड़ी जिसकी 60-70 स्पीड थी, आपने ब्रेक लगा दिया, एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। बापू ने कहा नहीं रुको, मुझे पता है कि ब्रेक कहाँ लगाना था और ब्रेक मैंने सही समय पर लगा दिया है। आगे खाई है, उस खाई में जाने से पहले मैंने आपको बचा लिया। बापू ने दलीलें दी, लोगों ने अलग अलग तरह की बात रखे। लेकिन अगले सवाल को देखते हैं और व्याख्या को भी देखेंगे। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान में किस वर्ष हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका भी निकाला था। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो यह लेखन किसका था? महात्मा गांधी का। गुजराती भाषा में इन्होंने हिंद स्वराज्य लिखा था महात्मा गांधी ने। ये कृति आज भी बिल्कुल दुनिया में अपने एक अमूल तर्कों के साथ बनी हुई है। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के प्रतिक्रियात्मक स्वरूप स्थापित किए गए। निम्नलिखित में से कौन संस्थान उनमें से नहीं था? तो उसका नाम था श्री रामपुर कॉलेज, बंगाल का। ये नहीं था। बाकी ये 3 कॉलेज थे स्थापित किए गए। जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये तीनों स्थापित कब किए गए थे? तो ये तीनों स्थापित किए गए असहयोग आंदोलन के समय में स्थापित हुए। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी का दांडी मार्च, ये बिल्कुल गलत है। ये 1930 का था, तो ये गलत है। बाकी सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं। गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षर किए गए थे कब? तो 5 मार्च 1931 को। ये हस्ताक्षर कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसी समझौते के तहत असहयोग आंदोलन लेने की भी बात कही गई और भारतीय राजनीतिक कैदियों को छोड़ा भी गया। यही समझौता था जब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन जो गवर्नर जनरल था उससे रिक्वेस्ट भी किया और कहा भी कि हमारे 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छोड़ दिया जाए, पर इरविन ने बात न मानी और इन तीनों शहीदों को फांसी दी गई। जब गांधी जी 1931 में कराची में पहुंचे तो कराची में युवकों ने विरोध किया गांधी जी का। कहा कि आपने हमारे तीनों क्रांतिकारियों को मरने के लिए छोड़ दिया और गांधी जी को कराची में काले झंडे दिखाए गए। गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा। ये सभी वाक्य गांधी जी ने कहा था। कराची में उस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के तहत सीटों के आरक्षण से बदल दिया गया था। तो यह बदला गया था पूना समझौता 24 सितंबर 1932 का ये समझौता है। पूना मार्च 24 सितंबर 1932 का। ये समझौता करने की दशा क्यों आई? क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा कर दी। सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा कर दी और ये सांप्रदायिक पांचाट कब बना? तो इस सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा की 16 अगस्त 1932 को। इसके तहत दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी। गांधी जी एरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। तो कहते हैं कि बाद में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ और कहा गया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था न की जाए बल्कि उनकी सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाए विधानसभा में। इसी बात पर सहमति बनी और कहते हैं यह नियम वापस ले लिया गया। अगले सवाल पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की थी। दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है? तो उस जिले का नाम है नवसारी। दांडी कहाँ पड़ता है? नवसारी में पड़ता है। अगले सवाल पर आते हैं। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी। कांग्रेस के यानी लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों में केवल कांग्रेस दूसरे में शामिल हुई। किसमें? दूसरे में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यह है कि यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन 1919 का।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत के लिए कोई मोक्ष नहीं है जब तक कि अपने आप को इस गहने से नहीं उतारते और भारत में अपने देश के लोगों में भरोसे में नहीं रखते हैं। यह कथन था महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे? तो गांधी जी राजनीति में जिसे अपना गुरु मानते थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे साहब थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाराष्ट्र का सुकरात। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में। कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का निर्माण हो रहा है? ये कहने वाले व्यक्ति थे चंद्रन देवसेन ने यह शब्द कहा था। कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावों के लिए पर्याप्त सकारात्मक था? ये था असहयोग आंदोलन, जो 1 अगस्त 1920 को हुआ। आंदोलन शुरू होने से पहले किस भारतीय क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई? तो बाल गंगाधर तिलक। भारत के ओजस्वी, भारत के बेताज बादशाह लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक किस आंदोलन के परिणाम को न देख सके? असहयोग आंदोलन। और कौन सा आंदोलन था जो गांधी जी के पहले हुआ था? वह था स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में। इसी आंदोलन में सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। भारतीय माताओं ने अपने आभूषणों को, विदेशी आभूषणों को छोड़ दिया। भारतीय छात्रों ने अंग्रेजी विद्यालय छोड़ दिया। ये स्वदेशी वही आंदोलन है जिसका बड़ा प्रसिद्ध गीत था वंदे मातरम। अगले सवाल पर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में उद्घाटन के समय हुई थी। तो उद्घाटन के समय यह उपस्थिति गांधी जी की कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी गांधी जी की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग BHU कहते हैं। क्या कहते हैं? BHU के नाम से जानते हैं। वहाँ पर गांधी जी की यह हुई थी। 1915 में महात्मा गांधी से अस्थायी रूप से लौट आए। कहाँ से लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी प्रवास से लौटे थे। और ये भारतीय प्रवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2003 से लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर। और गांधी जी अंतिम रूप से 1915 में लौटे थे। तो सवाल ये बनता है, क्या इसके पहले भी आए थे? जी हाँ, 1893 में जब गांधी जी अफ्रीका गए, उसके पहले कब गांधी जी भारत आए थे? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था और इसी दौरान गांधी जी मुलाकात किए थे। तिलक, गोखले और मेहता से मिले थे, लेकिन पुनः इसी समय फिर वापस चले गए और अंतिम रूप से 1915 में आए, फिर वापस नहीं गए। नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित किया गया प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। खूब जानते हैं आप, बिहार का चंपारण विद्रोह, ये सत्याग्रह 1917 का। और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह यही था। वैसे तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? अफ्रीका में। लेकिन भारत में उनका पहला सत्याग्रह कहाँ था? तो चंपारण, बिहार में। और यहाँ आने के लिए उन्हें बिहार के राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में निवेदन किया कि गांधी जी के बारे में सुना था राजकुमार शुक्ल ने, तो उन्होंने निवेदन किया, कहा बापू मैं चाहता हूँ कि एक बार आप आइए और हमारे यहाँ की किसानों की दुर्दशा देखिए, किस तरह से उन्हें ज्यादती से उनकी उपजाऊ भूमि पर नील की खेती कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर खेती करते नहीं हैं तो कोड़ों की मार उन पर पड़ती है और वो मजबूर होकर उन्हें खेती करना पड़ता है।
बापू ने इस चुनौती को, इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने पहुँचे वहाँ पर। और जिस तरह से उनका भव्य, दिव्य और अनुपम स्वागत हुआ, वहाँ के कलेक्टर को ये संख्या और हुजूम देख करके बिल्कुल उसको यह समझ में ना आया कि अब क्या होने वाला है। आज तक उसने इतनी ज़्यादा भीड़ किसी नेता के सम्मान और स्वागत में देखा ना था। वहीं से आदेशा लगा कि भारत का परिवर्तन की पहली लहर ये है, और पहली लहर में बापू ने जीत भी ली, और ये पहला सफल सत्याग्रह भी रहा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। करो या मरो के नारे किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान थी? तो करो या मरो के नारे आप जानते हैं महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था। इसका मतलब ये नहीं था, कुछ लोग कहते हैं गांधी जी जो जीवन भर अहिंसक रहे वो हिंसक हो गए। जी नहीं, आपकी समझ में थोड़ा सा अंतर है। गांधी जी ने अंग्रेजों से इस समय आह्वान किया कि या तो हमको आज़ाद करो, और नहीं तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, या तो आज़ाद करो नहीं तो जाओ मरो। इसी का अर्थ है करो या मरो। ठीक है, गांधी जी ने कहा या तो हमको आज़ाद कर दो, और नहीं आज़ाद करते हो तो जाओ द्वितीय विश्व युद्ध में मरो। यही बड़ा ही फेमस हुआ, और इसका सेंस लोग दूसरा समझते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। महात्मा ने किस अखबार की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में की थी? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। कौन सा पत्र निकाला था? इंडियन ओपिनियन निकाला था गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका में इस पत्र का प्रकाशन किया था। 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण तक पहुंचने के लिए किस व्यक्ति की अहम भूमिका है? अभी हम लोगों ने इस पर बात की। बिहार के जो व्यक्ति थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्हीं के आग्रह पर बिहार जाने का निमंत्रण गांधी जी ने स्वीकार कर लिया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत मेरे दोस्तों की गई थी कहाँ पर? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुई थी, और उस समय मुस्लिमों के जो प्रमुख थे उनका नाम क्या था? खलीफा। और तुर्की देश जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ रहा था, इसलिए भारत में भी इसकी बड़ी लहर शुरुआत हुई, और इसका परिणाम भी बड़ा द्वंद्वात्मक ही था। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो गांधी जी ने स्थापित नहीं किया था पावनार आश्रम। ये वही पावनार आश्रम है जहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। बाकी साबरमती, सेवाग्राम, टालस्टाय फार्म, ये सब गांधी जी ने स्थापित किया था। टालस्टाय फार्म और फिनिक्स फार्म गांधी जी ने अफ्रीका में स्थापित किया था। साबरमती गुजरात में साबरमती नदी के तट के किनारे स्थापित किया था। इसलिए गांधी जी को कई बार साबरमती का संत भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने पहले और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो 1924 में बेलगांव की। गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। और उसके बाद गांधी जी कभी भी कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं किए थे। और ध्यान में रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई। और किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। और कहते हैं कहाँ पर? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयब था, और कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष का नाम एनी बेसेंट था, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा का नाम सरोजनी नायडू था। ध्यान रखना। अगले सवाल पर आते हैं। भारत की आज़ादी के दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? नई दिल्ली में। कहाँ पर थे? नई दिल्ली में आज़ादी के समय गांधी जी थे। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव कब पारित किया कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं करेगा? यह घोषणा किया गया था जुलाई 1921 में। कब अनाउंस किया गया? जुलाई 1921 में, जब मोपला विद्रोह चल रहा था और भारत असहयोग आंदोलन की लहर थी और अंग्रेज खिलाफत आंदोलन का दमन करने वाले थे। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जिन्होंने गांधी जी को क्या कहा? महात्मा। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और बदले में गांधी जी ने इनको गुरुदेव कहा। रविन्द्रनाथ जी ने कहा आप महात्मा हो, गांधी जी ने कहा आप गुरुदेव हो। दोनों का सम्मान बन गया। और कहते हैं, एक नाम देखा आपने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के दूसरे ICS अधिकारी का नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलपूर्वक खेती से संबंधित था? सवाल पुनः रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार का।
दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकलने से मना करने पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो आप सभी इस स्टेशन का ये कई बार सवाल पूछ चुका है। तो उसका नाम क्या था? सेंट पीटर मॉरिसबर्ग। यहीं पर गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर धक्का मार के बाहर कर दिया गया था। ये स्पष्ट था काले और गोरे का भेद का। और इस बात से संज्ञान लीजिए और समझिए कि अंग्रेज केवल भारत में ही लोगों को परेशान नहीं कर रहे थे, बाकी दुनिया में जितने भी कंट्री को इन्होंने उपनिवेश बनाया सभी को परेशान कर रहे थे। इसलिए सबके बड़े कट्टर दुश्मन रहे हैं अंग्रेज, ये किसी के हितैषी नहीं रहे। कौन? अंग्रेज। अगले सवाल पर आते हैं कि निम्न किस घटना से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में किसके द्वारा की गई थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा की गई थी सत्याग्रह सभा की स्थापना। निम्नलिखित किसने कहे भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है, वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों की रचना है? यह मंतव्य, यह वाक्य कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी ने यह कहा था। अगले सवाल पर आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान वापस कर दिया था? तो ये सम्मान किया था कैसर-ए-हिंद। कौन सा? कैसर-ए-हिंद का सम्मान वापस कर दिया था गांधी जी ने। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सर या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर लगातार गोलियां बरसाई थी। कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और अंग्रेजों के नृशंसनीय हत्याकांड माना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 से लेकर 1922 तक। तो असहयोग आंदोलन में रुकावट कैसे आई? चौरी चौरा कांड की वजह से इसमें रुकावट आई। दांडी मार्च गुजरात में नमक खदानों तक पैदल मील गांधी जी ने कितने की यात्रा की थी? अभी हम लोगों ने बात किया 240 मील की यात्रा की थी। गांधी जी ने कितने मील की? 240 मील की यात्रा किया था। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन सी भारतीय महिला भी गई थी? तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला कैसे कहते हैं सरोजनी नायडू को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्षा यही थी, सरोजनी नायडू। निम्न घटनाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? यानी सही घटनाक्रम आपको सुमेलित करना है। असहयोग आंदोलन, मैं यहाँ समय लिख रहा हूँ, आप सुमेलित कर लेना। असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 9 अगस्त 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो जो इसमें से विकल्प लगे उसको आप मिलान कर लीजिएगा, ये क्रम है इसका। अगले सवाल पर आते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में। कहाँ पर थे उस समय? उस समय कोलकाता में गांधी जी थे। M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये सवाल मैंने आपको कई बार बताया, अब आप इसको कमेंट करके बताएंगे। गांधी जी को किस शहर में चंपारण समस्याओं को अवगत कराने के लिए कराया गया और उस स्थान का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो गांधी जी को आमंत्रित कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। कहाँ जाने के लिए? चंपारण में। और किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड ने इस मुकदमे की पैरवी सुनवाई की थी। किसने कहा था कि भारतीय रेलवे ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने के विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाया था? ये कथन महात्मा गांधी का था। भारतीय रेल का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार रेल चली। मुंबई से ठाणे के बीच 14 डिब्बे की ट्रेन, 600 से अधिक यात्री खचाखच भरे हुए थे। और उस समय ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, जिसमें 3 बड़े इंजन लगाए गए थे।
1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17 अक्टूबर 1940 को पावनारा आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। पहले सत्याग्रही का नाम था विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो वह है खादी का वस्त्र। कौन सा वस्त्र? खादी का वस्त्र। गांधी जी का प्रिय वस्त्र था यह। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धर्षणा नमक स्थल पर छापा मारने हेतु गई मार्च गांधी की गिरफ्तारी के बाद धर्षणा नामक स्थल पर छापा मारने हेतु गई मार्च का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने यह नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी कर लिया था? तो ये कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। गांधी जी चाहते थे केवल पुरुष शामिल हो, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने निवेदन किया कि नहीं बापू, हम लोग भी शामिल होना चाहते हैं और हम लोगों को भी अवसर दिया जाए, हम भी आज़ादी में शरीक हो सकें और इन दुष्टों को देश से भगा सके। गांधी जी ने कहा ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो स्वीकार है, आप लोग भी अपना नेतृत्व संभालिए। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा के दौरान वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो भारत में सबसे पहले गांधी जी को कहा किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। कहा कि पहले आप भारत को देखिए, समझिए, यहाँ का दौरा कीजिए, फिर भारत में जो भी नेतृत्व आपको करना है स्वेच्छा से कीजिए और भारत को उस मुकाम पे ले जाइए जहां आपका लक्ष्य है। चंपारण सत्याग्रह के पहले चंपारण किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे बोए जाते थे। तो यह व्यवस्था थी किसकी? नील की खेती को। किस खेती को? नील की खेती को। इसे हम लोग 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं या कहीं कहीं पंचकठिया प्रणाली भी आता है। तो आज महात्मा गांधी से जितने संबंधित PIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सब हम लोगों ने एक जगह पर कर लिया। और यहीं पर ध्यान रखना, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और गांधी जी की आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो गांधी जी से पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट PIQ को 3 से 4 बार सॉल्व कीजिए। विश्वास कीजिए कि ये सवाल पूछा जाता है, पूछा जाएगा और कई बार सवाल रिपीट किया है। मैं बार बार कहता हूँ PIQ क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है छात्रों के लिए, क्योंकि कई सवाल आयोग के पास कितना सवाल पूछेगा और पूछ चुका है, तो उसी सवाल को हूबहू फिर उठा के रख देता है। और अगर आप PIQ साथ सॉल्व करते हैं तो फ़ायदा क्या है कि जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो टाइमिंग की बचत होगी। एग्ज़ाम में पूरा गेम किसका है? टाइम का। टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अगर आप क्वेश्चन 10 बार उसको सॉल्व किए हैं और वही प्रश्न आ गया तो उसको जैसे प्रश्न पढ़ोगे सीधा आंसर पर टिक करके आगे निकल जाओगे। जिस सवाल में 10 सेकंड 15 सेकंड लगने थे उसमें कितने लगे? 5 सेकंड। शेष समय आप अपना उस विषय में लगा दीजिए जो आपको मुश्किल लगता है और अपने पद को सुरक्षित कर लीजिए।